हाय बच्चों। आज बच्चों जो वर्ण का लास्ट पार्ट तक हम अपन देखे थे कि अयोगवा तक हमने पूरा पढ़ लिया था हमारे लास्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में बच्चों हम उसके आगे का पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में मात्रा देखेंगे, उच्चारण स्थान की बात करेंगे, वर्ण विच्छेद की बात करेंगे और वर्ण संयोजन के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम मात्रा के साथ चलते हैं। मात्रा क्या होता है बच्चों? सिंपल, बहुत इजी लैंग्वेज में जब हम व्यंजनों को स्वर के साथ मिलकर लिखते हैं। किसके साथ हम मिलकर लिखेंगे? जब बच्चों हम व्यंजन को स्वर के साथ मिलकर लिखेंगे, उसी तरीके को या उसी चीज को बच्चों हम क्या कहते हैं? मात्रा। देखिए, व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाने वाले स्वरों के चिन्हों को हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा। सिंपल लैंग्वेज, अब व्यंजन और मात्रा को मिलकर जब आप लिखोगे, उस तरीके को अपन क्या कहेंगे बच्चों? मात्रा का प्रयोग कहेंगे बच्चों। अब जैसे बच्चों म में ये नीचे में लगा हुआ है, ये बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो र की मात्रा है। बच्चों ये र की मात्रा नहीं है, ये ऋषि की मात्रा है। इसी का जब बच्चों आप ये वाला देखते हो, इसमें आप देखना ये जो नीचे में लगा हुआ है, यहाँ ये य के ऊपर में लगा है। किसके ऊपर में लगा है? य के। तो जब ये य या कोई भी व्यंजन के ऊपर में लगे इस टाइप का चिन्ह, तो ये र की मात्रा बनाता है। और हमेशा व्यंजन के पहले हम र लिखेंगे, फिर वो जो भी व्यंजन हम लगा रहे हैं वो, और फिर स्वर लिखेंगे कि अ है, आ है, जो भी आएगा वो हम लिखेंगे। फिर एक और मात्रा देखने को मिलती है र की, इस टाइप की नीचे वाली, तो उस केस में हम व्यंजन के बाद लिखते हैं। आप एक चीज बच्चों ध्यान रखें, जब भी व्यंजन के नीचे में मात्रा लगे, भले मात्रा कुछ इस टाइप की हो या इस टाइप की हो या इस टाइप की हो र में, तो हमेशा याद रखें जब मात्रा नीचे लगी होगी तो र व्यंजन के बाद आएगा। जब भी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगी होगी तो र व्यंजन के पहले आएगा। ये चीज आप हमेशा क्लियर रखें, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि कब र पहले आएगा और कब र बाद में आएगा। बहुत सिंपल केस है, जब भी मात्रा नीचे दिखेगी, र की मात्रा जब भी नीचे दिखेगी तो व्यंजन के बाद आएगा, और जब भी र की मात्रा व्यंजन के ऊपर दिखेगी तो हमेशा र पहले आएगा। और ये चीज बच्चों, ये र की मात्रा नहीं है, ये ऋषि की मात्रा है। इस चीज को आप याद रखें। बहुत इजी लैंग्वेज है बच्चों, हमने खत्म कर लिया कि मात्रा क्या होता है। मात्रा बहुत सिंपल चीज है। जब आप व्यंजन और स्वरों को एक साथ मिलकर लिखते हो, उस चीज को अपन क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा। या जब आप व्यंजन और स्वरों को मिलकर चिन्हों के माध्यम से लिखते हो तो उसे भी बच्चों हम क्या कहते हैं? मात्रा। ये तो मैंने कुछ सिंपल मात्रा के बारे में बात की है, और भी कुछ मात्रा होते हैं। जैसे म में छोटी ई की मात्रा होती है, इसको बच्चों बहुत सिंपली लिखते हैं म प्लस छोटी ई। इस टाइप की मात्रा देखने को मिलती है बच्चों म में। ऊ की मात्रा तो म प्लस बड़ा ऊ। इस टाइप की कुछ मात्रा बच्चों में देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ तक हमने मात्रा देख लिया। अब इसके बाद बच्चों हम चलते हैं कि वर्ण संयोजन क्या होता है और वर्ण विच्छेद क्या होता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि वर्ण संयोजन क्या होता है। वर्ण संयोजन मतलब आप क्या समझते हैं बच्चों? कि जो वर्ण होता है आप उनको जोड़ोगे और एक शब्द का निर्माण करोगे, उसे ही बच्चों क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन। देखते हैं बच्चों इसका डेफिनेशन क्या लिखा है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। अब जैसे बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है, आधा र दिया है, और बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं बच्चों? हलंत लगाते हैं। तो यहाँ र लिखा है, र में हलंत लगा है, प्लस आ प्लस म प्लस अह। अब आपको इन्हीं वर्णों को जोड़कर क्या बनाना है? शब्द। तो देखो बच्चों, र के बाद आ की मात्रा लगी है, फिर म, फिर अ के बाद अ, और अ के साथ विसर्ग ही लगा है, तो जो म होगा वो अ रहेगा और साथ में उसी में क्या लग जाएगा? विसर्ग। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें प प्लस र प्लस आ। बच्चों हमने मात्रा में क्या देखा था कि जो र होता है, यदि र नीचे लगेगा तो कहाँ आएगा र? व्यंजन के जस्ट बाद। तो वापस बच्चों लिखते जाओ, प के नीचे र रेप है, फिर अ है, फिर क आ रहा है, क के भी नीचे र रेप लगा है, फिर छोटी ई की मात्रा और य के साथ आ। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों कि मैंने वर्णों को जोड़कर क्या बनाया है? सीधा शब्द।
यहाँ भी बच्चों मैंने वर्णों को जोड़कर क्या बनाया है, शब्द। पहले में मेरा शब्द बना है रामा, अगला में क्या बना है, प्रक्रिया। इसमें देखते हैं बच्चों, देखो त प्लस र कौन सा व्यंजन है बच्चों, संयुक्त व्यंजन। जब आप दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन का निर्माण करते हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन। तो म के बाद तो तुम आ लगा दोगे, त प्लस र क्या बनाता है, त्र बनाता है। तो यहाँ क्या आएगा, त्र, फिर आ की मात्रा, मात्रा। इस प्रकार बच्चों आप क्या करोगे, वर्णों को जोड़कर किसका निर्माण करोगे, शब्द का। जैसे पहले में मैंने वर्णों को जोड़कर रामा बनाया है, सेकंड में मैंने वर्णों को जोड़कर प्रक्रिया बनाया है, और तीसरे में मैंने वर्णों को जोड़कर मात्रा बनाया है। तो बच्चों ये मोस्टली सारे बच्चे कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है। बच्चों को मोस्टली मिस्टेक वर्ण विच्छेद में होता है, वो भी माइनर माइनर मिस्टेक करते हैं। तो उस चीज को चलते कि वर्ण विच्छेद आप किस प्रकार करेंगे। चलिए बच्चों अब हम समझते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। बच्चों वर्ण विच्छेद को ही वर्ण विन्यास कहा जाता है। बच्चों देखिए, अभी आप वर्ण संयोजन में क्या देखे, आपने वर्णों को जोड़कर एक शब्द का क्या किया था, निर्माण किया था। बट अब इसमें हम लोग इसका जस्ट उल्टा करेंगे, मतलब अब यहाँ हम शब्दों को वर्णों में तोड़ेंगे। उसी को बच्चों क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। शब्दों को वर्णों में तोड़ने की प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। जैसे बच्चों यहाँ मैंने 3 शब्द लिया है, कार्य, चटका, पालाभ्याम। अब इसको मैं तोड़ती हूँ बच्चों किसमें, वर्ण में। देखो क में हलंत, हलंत लगाना कंपलसरी है बच्चों। बहुत जगह या बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स की सबसे बड़ी पॉइंट यही रहती है कि बच्चे वर्ण विच्छेद में हलंत लगाना भूल जाते हैं, तो इसमें आपके नंबर कटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो कृपया ध्यान रखें कि हलंत लगाना ना भूलें। क प्लस आ, स्वर में हलंत नहीं लगता। अब बच्चों यहाँ र की मात्रा कहाँ लगी है, य के ऊपर लगी है, तो पहले क्या आएगा, र आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर व्यंजन आएगा, और फिर आखिरी में अ। ये बच्चों किसका है वर्ण विच्छेद, ये कार्य का। चटका का देखते हैं, च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस अ। मैं अ में ही विसर्ग का मात्रा लगा दूंगी। कई जगह क्या होता है बच्चों कि देखना, कभी कभी क्या होता है इस टाइप में भी विसर्ग की मात्रा लगी हुई रहती है, ठीक है। इस टाइप में बच्चों कभी कभी हमें देखने को मिलता है प में छोटी की मात्रा पी, और उसी में विसर्ग की मात्रा में कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे बच्चों, प प्लस ई प्लस अ। कई स्कूल्स में मैम यही बोलती है, आपकी टीचर्स यही बोलती है प के बाद ई लगाओ, फिर ई के बाद अ लगा के आप विसर्ग लगाओ। या कई कई आप बुक्स को देखोगे तो डायरेक्टली ई में ही विसर्ग लगा दिया जाता है। तो बच्चों इस कंडीशन में आप ये देखिए कि आपके स्कूल में आपकी टीचर किस वे पे चलने बोल रही है। बट कई बुक्स में इसके अकॉर्डिंग भी ये सही होता है, और साथ ही साथ इस वे पे भी आप लिख सकते हो, ये भी सही होता है। बस डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में किस रूल को फॉलो किया जा रहा है। बट जब भी आखिरी में अ है, ई नहीं है, बड़ी ई नहीं है, ऋषि नहीं है, केवल अ है, तो आप डायरेक्ट अ में ही विसर्ग की मात्रा लगा दो। बट कभी ई आ जाए, ऊ आ जाए, तो उसके बाद अ लगा के उसमें विसर्ग की मात्रा लगाओ, या आपके स्कूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप ई में भी लगा सकते हैं, या आपके स्कूल में यदि टीचर्स का रिक्वेस्ट है, टीचर्स बोल रही हैं कि अ लगा के उसमें विसर्ग लगाओ, तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये दोनों रूल सही रहता है। आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जाए इस मेथड में कि टीचर्स के अकॉर्डिंग किस वे पे टीचर्स उस चीज को कैरी कर रहे हैं। बट आप डायरेक्ट ई में भी विसर्ग लगा के लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों चीज सही है, कहीं से कोई चीज गलत नहीं है, क्योंकि कई बुक्स में इस रूल को भी फॉलो करता है और कई बुक्स में इसको। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला चलते हैं बालाभ्याम। बालाभ्याम को बच्चों कैसे लिखेंगे, ब प्लस आ प्लस ल प्लस आ प्लस भ। अब बच्चों मैं भ के बाद कोई भी स्वर नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरा भ क्या है, आधा है, तो केवल भ को वैसे ही
छोड़ दो। जब भी कोई आधा शब्द होता है तो आप उसके बाद स्वर नहीं लगाते हैं। अब य लिखो प्लस आ प्लस म। अब वापस म के बाद भी किसी प्रकार का स्वर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम म क्या है, आधा है। कई कई जगह बच्चों क्या होता है कि म ऐसे लिखा नहीं रहता, कई जगह ऐसे बिंदु लगा रहता है, तो वहां भी आप ध्यान रखें कि आखिरी में वर्ड क्या आएगा, म। इस प्रकार मेरे को लगता है बच्चों की मैंने वर्ण विच्छेद में जो बच्चों से माइन्यूट मिस्टेक्स होते हैं मैंने उस चीज को यहाँ समझा दिया है। अब बच्चों क्लास 7 और 8 के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ण में उच्चारण स्थान। अब बच्चों हम उच्चारण स्थान को करते हैं और इस चीज में बच्चों आप प्लीज अपना पूरा ध्यान लगाएं क्योंकि ये टॉपिक जितना इजी है बट उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है, तो उस चीज को समझते हैं। और बच्चों ये जो उच्चारण स्थान है वो आपके हिंदी के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी और संस्कृत में उच्चारण स्थान मोस्टली सेम ही है, बस हम संस्कृत में उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम है, तो प्लीज उस चीज को अच्छे से करें। चलिए बच्चों अब देखते हैं उच्चारण स्थान। चलिए बच्चों अब हम समझते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बताया कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषय में वर्ड चैप्टर में उच्चारण स्थान का एक अपना महत्व है और बेसिकली ये क्लास 7 और 8 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस क्लास में ही उच्चारण स्थान को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों अब पहली बात, ये उच्चारण स्थान को समझने के पहले मैं एक बार डेफिनेशन रीड करना चाहूंगी। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग का किसी वर्ण विशेष में प्रयोग हो तो वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, मतलब जब आप बोलते हो, जब आप क्या करते हो, बोलते हो या उच्चारण करते हो उस समय आपके मुख के जिस भाग का, आपके मुख का या जो आपका माउथ है उसके जो भी एरिया का उपयोग होता है किसी भी वर्ण को बोलते समय, जैसे कि क, ख, च, मैंने इसको बोलते समय अपने मुख के जिस भी भाग का उपयोग किया है वही भाग उस वर्ण का क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान। अब बच्चों ये जो उच्चारण स्थान होता है वो कुछ इस प्रकार डिवाइडेड होता है, नासिका, ओष्ठ, दंतः, मूर्धः, तालु और कंठ। संस्कृत में लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड्स। अब बच्चों ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है ये समझते हैं और इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि कौन सा पार्ट किस वर्ण के उच्चारण में उपयोग करता है। देखिए बच्चों ये है नाक। नाक का उपयोग बेसिकली बच्चों म, न, र इस टाइप के वर्ण के उच्चारण में यूज होता है। अब बच्चों ओष्ठ मतलब आपके होठ, दंतः मतलब आपके दांत, क्या हो गए बच्चों, दांत, कंठ मतलब गला। आप देख सकते हैं बच्चों गले को मैंने क्या बोला है, कंठ। अब बच्चों बेसिकली बच्चों को इन दोनों में डाउट होता है, मूर्धः और तालु। बच्चों आप अपना मुंह को ओपन करें और मुंह को जब आप देखोगे ये वाला ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा ना ऊपर के दांत के पीछे का हिस्सा जो प्लेट जैसा है वो पूरा अपर प्लेट क्या कहलाता है बच्चों, तालु। क्या कहलाता है, तालु। वो पूरा प्लेट तालु कहलाता है। बट तालु का जो पहला हिस्सा होता है, जो स्टार्टिंग का जो हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मुर्दा। देखो बच्चों अब हम देख रहे होंगे ये पूरा प्लेट ही मेरा तालु है, बट ये पहले वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ये पहले वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, मुर्दा। फिर आप मुर्दा के थोड़े पीछे जाओगे, मतलब वही प्लेट में थोड़े और नीचे जाओगे तो उस भाग को यहाँ कहा जाता है तालु। बच्चों कंफ्यूज ना हो, ये पूरा प्लेट ही तालु है और मुर्दा इसी तालु का क्या है, भाग है। बट यहाँ हम मुर्दा और तालु को अलग अलग पढ़ते हैं। कैसे अलग पढ़ते हैं कि जो पहले का सरफेस टच होगा उसे मुर्दा कहेंगे और जब थोड़ा अंदर का सरफेस टच होगा उसे अपन बच्चों क्या कहेंगे, तालु। ये चीज में आप बच्चों क्लियर रखें। बाय द वे यदि तालु को आप गूगल वगैरह में चेक करेंगे तो अपर सरफेस या अपर प्लेट को ही बच्चों क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। बट ये जो तालु है इसी का भाग होता है मुर्दा, जो कि पहले का पार्ट होता है
और तालु उसके अंदर का निचला हिस्से को अपन तालु बोलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि कौन कौन से जो हमारे भाग है मुख के, वो कौन कौन से वर्ण के उच्चारण में प्रयोग होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने मुख्य भाग के बारे में पढ़ा था, उसका उपयोग किस किस वर्ण के उच्चारण में आता है। सबसे पहले बच्चों अपन कंठः देखते हैं। कंठः मतलब आपका गला होता है। बेसिकली बच्चों ये क वर्ग के लिए यूज होता है, जैसे कि क, ख, घ, और उसी तरह स्वर जैसे कि अ और आ। दूसरा बच्चों हम तालु को देखते हैं। और सॉरी बच्चों, मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया कि कंठ क वर्ग के लिए तो यूज होता है, साथ ही साथ ह के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं बच्चों तालु में। तालु बेसिकली छोटी ई और बड़ी ई के उच्चारण में मदद करता है। प्लस ये च वर्ग के लिए यूज होता है, जैसे कि च, च, झ, झ। प्लस आपका य और श के भी उच्चारण में इसका उपयोग होता है। आखिरी चलते हैं बच्चों मुर्दा। मुर्दा का उपयोग ऋषि, बड़ी ऋषि जैसे स्वर के उपयोग में होता है। प्लस ट वर्ग के लिए इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ र और श षटकोण वाले श के लिए इसका उच्चारण में मदद होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने देख लिया किस प्रकार कंठ का उपयोग होता है, किन वर्णों के लिए होता है, तालु का और मुर्दा का। अब बच्चों हम देखते हैं दंतः और आपका बच्चों नासिका। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं बाकी के उच्चारण स्थान के बारे में। उसमें सबसे पहले है डंटः। डंटः मतलब आपका बच्चों दांत के बारे में बात किया है, टिथ के बारे में बात किया है। इसका बेसिकली इसका प्रयोग उच्चारण करने के लिए री के लिए यूज होता है। प्लस त वर्ग के लिए इसका उपयोग होता है, जैसे कि त, थ, द, ध, न, ल। प्लस स जैसे व्यंजन के उच्चारण में इसका उपयोग होता है। ओष्ठो मतलब बच्चों लिप्स। ओष्ठो बच्चों बेसिकली यहाँ द्विवचन में मतलब दो होठ, एक भाग दूसरा भाग, इसलिए बच्चों मैंने लिप्स लिखा है। इसका ऊ, बड़ा ऊ के उच्चारण में प्रयोग होता है स्वर के केस में, और व्यंजन के केस में प वर्ग के लिए। नासिका का बच्चों मतलब होता है नाक। नाक का बच्चों बेसिकली होता है अंग, ड़, म, न और इया जैसे व्यंजनों में इसका उपयोग होता है। अब बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट आया होगा कि मैम अभी हमने जिसके पहले कंठ पढ़ा था, मुर्दा पढ़ा था, तालु पढ़ा था, उसमें भी तो अंग, ड़, म, न का उपयोग हो रहा था उच्चारण करने में। हाँ बच्चों बिल्कुल हो रहा था, बट ये जो मैंने यहाँ नासिका लिखा है, तो जब भी बच्चों जैसे कि अब अपन एग्जांपल लेते हैं अंग। अंग बच्चों बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि अंग उच्चारण करने में कंठ का उपयोग होता है, मतलब गले का। बट साथ ही साथ गले के साथ हमारे नासिका का भी उपयोग कंठ को बोलने अंग को बोलने के लिए होता है। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि जो अंग होता है उसके उच्चारण में हमारे कंठ का तो उपयोग होता ही है, साथ ही साथ हमारे नासिका मतलब नाक का भी उपयोग होता है। सेकंड देख लीजिए बच्चों न। मैंने अभी कहाँ पढ़ा था बच्चों? दंड मतलब दांत में। जब आप न बोलते तो आपके दांत का तो प्रयोग हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका बच्चों किसका प्रयोग हो रहा है? नाक का, मतलब नासिका का। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण करने में आप दांत प्लस नाक दोनों का उपयोग करते हैं, तो क्या होगा बच्चों? न। उसी प्रकार यदि क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके उच्चारण करने में आपके गले का प्लस आपके नासिका का उपयोग होता है, तो क्या लिखोगे बच्चों? अंग। अब बच्चों चलते हैं कंटालु। कंटालु क्या होता है बच्चों? कंठ और तालु जब दोनों का उपयोग हो। कंठ और तालु का उपयोग बेसिकली ए और ए में इसका यूज होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं बाकी के उच्चारण भाग के बारे में। चलिए बच्चों, आपके बाकी के जो दो भाग बचे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कंठोष्ठो। कंठोष्ठो का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका कंठ प्लस आपके होठो दोनों का प्रयोग होगा, उसे कंठोष्ठो कहते हैं। और ये भी बेसिकली दो स्वर के लिए यूज होता है, ओ और ओ। दंतोष्ठो, दंत और होठों का उपयोग जब होता है उसको दंतोष्ठो कहते हैं, और ये केवल व्यंजन व के लिए यूज होता है। और बच्चों मेरे से ना एक माइन्यूट मिस्टेक हो गई थी पिछले वीडियो में कि बच्चों मैंने ना बोर्ड में लिखा था कि जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, और बट गलती से मैंने फ्लो में 33 बोल दिया था। तो
उस गलती को बच्चों मैं इस वीडियो में करेक्ट करना चाहूंगी कि जो बच्चों स्वर होते हैं वो 13 ही होते हैं संस्कृत विषय के अकॉर्डिंग, और व्यंजन 33 होते हैं बच्चों। ये चीज मैं वापस रिपीट करती हूँ कि स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका वर्ण पूरा कंप्लीट हो गया है, और जितना भी मैंने आपको बच्चों वर्ण में पढ़ाया है वो आपको हिंदी में भी मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हिंदी और संस्कृत में सेम है, कॉमन है। तो आप बच्चों ये जो मैंने वीडियो बनाया है 2 पार्ट में, इसको प्रॉपर करें, ये आपके हिंदी के लिए भी काम आएगा और संस्कृत विषय के लिए भी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।